गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में करा था, हम चैप्टर कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो कवर करा था वो करा था डिबेंचर्स को हम जब इशू करते हैं एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है? जब हम अपने बैंक से लोन उठाते हैं और बैंक को लोन की बजाय हम अपने डिबेंचर्स इशू करने की सोच लेते हैं, तो वो होता है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जब हमने डिबेंचर्स इशू करे। देखो, हमने डिबेंचर्स इशू पहले हमने करा है, डिबेंचर्स को इशू हर तरीके से कैसे किया जा सकता है वो हमने इशू किया। पहले कैश, फिर अदर देन कैश, फिर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब हर तरीके से हमारा डिबेंचर जो है वो इशू हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कि आपने इंटरेस्ट पे करना है, चाहे आपने किसी भी तरीके से डिबेंचर को इशू किया गया है आपका। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो कंपनी के लिए एक खर्चा होता है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट वो मिल रहा है उसके लिए क्या है, वो इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहाँ पर हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज़ यूजुअली हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो कंपनी इंटरेस्ट देती है वो या तो वो ईयरली देती है, साल में एक बार, या फिर साल में 2 बार देती है, दैट इज़ हाफ ईयरली। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि कंपनी को अपने प्रॉफिट में से इसको एक हिस्सा निकाल के देना पड़ता है। कंपनी को या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको इंटरेस्ट जो है डिबेंचर्स पे हमेशा देना ही होता है, इसीलिए इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स बोला जाता है। फिर है इट हैज़ टू बी पेड रेगुलरली इवन इफ़ द कंपनी सफ़र्स अ लॉस। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज प्रीफिक्स ऑन डिबेंचर। पहले से ही हमारे डिबेंचर की रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट पर इंटरेस्ट जाएगा वो फिक्स होती है, और वो कहाँ लिखी होती है? आपके डिबेंचर के साथ ही मेंशन होते हैं। उसे आप क्या कहते हो? कूपन रेट भी कहते हो। इंटरेस्ट इज़ 9%। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट 9% है, तो नेम गिवन टू डिबेंचर्स विल बी 9% डिबेंचर्स। तो आपके डिबेंचर के आगे बस उसकी रेट जो लगी होती है, दैट इज़ कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट है, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ for the accounting period of any company, provisions must be made for any accrued interest on very date of preparing the balance sheet. Accrued interest may be of two type. हम अपने जो अकाउंटिंग एंट्रीज मेंटेन करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था अपने अकाउंट को मेंटेन करने के प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस के चैप्टर में। अब ये कह रहा है कि जो एक्रूअल है इंटरेस्ट का वो दो तरह से है। दो तरह से कैसे है कि इंटरेस्ट एक्रू बट एंड ड्यू भी हो गया है और एक्रू भी हो गया है। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू। वो कैसे? देखो, एक्रूअल हो गया और ड्यू भी हो गया। उसका एग्जांपल है कि मान लो आपकी कंपनी है, वो हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करती है, और आपका हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो है वो 30 जून को बनता है और 31 दिसंबर को बनता है। इसका मतलब आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है। फिर है वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2014। आपने बैलेंस शीट जो बनाई है वो 31 मार्च 2014 को आप बनाते हो। आप इसका मतलब आप अकाउंटिंग ईयर कौन सा चूज़ करते हो? 1 अप्रैल से 31 मार्च का। तो आपने 31 मार्च को आपने अपनी बैलेंस शीट बनानी है। इफ़ द इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2013। देखो, मार्च 2014 में आपने बैलेंस शीट बनानी है। फिर ये कह रहा है कि जो इंटरेस्ट है कौन सा, जो 31 दिसंबर को ड्यू हो गया था, एक्रू भी हो गया था और ड्यू भी हो गया था, रिमेन्स अनपेड, वो अनपेड है, इट विल बी कॉल्ड इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू। एक्रू भी हो चुका है और ड्यू भी हो चुका है अपनी डेट का, लेकिन अब तक पे नहीं किया गया है। ये केस बन सकता है, पे कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। फिर है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। एक्रू हो चुका है लेकिन आपका ड्यू नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल कैसे कि आपने बैलेंस शीट 31 मार्च को ही बनानी है। फिर जो इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2014 से 31 मार्च का विल बी कॉल्ड इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू। ड्यू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने ये 31 दिसंबर को आपने ड्यू करना था इसको, या फिर 30 जून को ड्यू करना था। अब एक्रू तो हो गया है लेकिन ड्यू नहीं हुआ है। तो ये आपके एक्रूअल के दो टाइप। Both the type of accrued interest are discussed above will be shown in the current liabilities in the balance sheet। तो आपके दोनों ही तरह के इंटरेस्ट जो होंगे वो करंट लाइबिलिटीज़ में शो करे जाएंगे। कहाँ पर? बैलेंस शीट में।
करंट लाइबिलिटीज़ के हेड के अंदर। फिर है फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। सबसे पहले हमारी एंट्री होती है ड्यू करने की। तो इंटरेस्ट क्या है कंपनी के लिए, एक खर्चा है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस होने के नाते वो उसकी नेचर कौन सी बन जाती है, नॉमिनल नेचर का वो बन जाते हैं। और नॉमिनल नेचर का हमारा अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपेंसेस को डेबिट करना होता है। तो इसीलिए हमारी जो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब किसको मिल रहा है ये, टू डिवेंचर होल्डर और टू TDS अकाउंट। जो आपका इंटरेस्ट जाता है उस पर आप जो टैक्स काटते हो, ठीक है, वो टैक्स आपने किसके खाते में डाला है, आपके डिवेंचर होल्डर के खाते में डलेगा वो। तो आपकी एंट्री क्या बन गई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू TDS अकाउंट। ये आपकी जो इंटरेस्ट है वो ड्यू होने की एंट्री हो गई। हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी ड्यू करने के बाद पे करने की एंट्री। पे करने की एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर क्योंकि जिसको मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर डेबिट। तो आप क्या करेंगे, आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो आप क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर आपका नेक्स्ट एंट्री होगी TDS डिडक्ट करने की, TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपकी ये 3 एंट्रीज होती हैं। फिर है आपका जो भी आपने ये खर्चा करा है, आपका TDS भी गया और आपका इंटरेस्ट भी गया। तो ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। क्योंकि आपके अपने इंटरेस्ट को आप P&L अकाउंट से चार्ज करते हो, तो फिर इसलिए P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। P&L अकाउंट के डेबिट की तरफ लिखते हो, इसलिए P&L को डेबिट किया हुआ है। ये होगी आपकी 4 एंट्रीज़। इसकी बेसिस पे हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। एक बार दोबारा देख लो, हमारी कितनी एंट्रीज़ होंगी, 4 एंट्रीज़ होंगी। फर्स्ट ड्यू की, सेकंड पे करने की, थर्ड TDS पे करने की, और फिर लास्ट होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस से आपका अमाउंट चार्ज करने की। P&L से क्या चार्ज करेंगे, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है। अब इसका है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड है जिसने कि 5000 डिवेंचर्स इशू करे हैं, जो क्या है 12% डिवेंचर्स हैं। अब ये 12% आपकी क्या है, इंटरेस्ट रेट है ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2014 एट पार, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब देखो उसने इशू तो पार पे करें हैं, लेकिन इनको इसकी रिडम्पशन कैसी होगी, 5% पर प्रीमियम पर रिडम्पशन होगी इसकी। थोड़ा सा अलग है ये इलस्ट्रेशन, इसलिए मैंने ये उठा लिया। इसमें आपका ना आगे, वैसे तो आपका ये जो कंसेप्ट है इशूड एट पार बट रिडम्पशन एट प्रीमियम, आगे एक केस दिखा रखा है, बट हम इसको पहले कर लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन दिस डिवेंचर इज पेड हाफ ईयरली, दैट इज़ ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। एज्यूमिंग इनकम टैक्स की रेट है जो 20% है ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई, अब इसकी एंट्री करो। सबसे पहले आपकी एंट्री क्या थी, अच्छा आपने पहले इनको इशू करा है, तो इशू करने की एंट्री सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 50,000 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 5 लाख हो गए, 5 लाख यहाँ भी। फिर उस एप्लीकेशन को आपने उसके कहाँ डालना है, डिवेंचर अकाउंट में डालना है। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 12% डिवेंचर 5 लाख और 5 लाख। फिर है आपका जो साथ में देखो, फ़िलहाल के लिए इस एंट्री को भूल जाओ, लॉस इन शेयर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन फ़िलहाल के लिए। ठीक है, आप अपनी सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखो, 5 लाख और 5 लाख। अब ठीक है, ये आपकी नॉर्मल केस की एंट्री है, लेकिन अब आपका इस सब में एक साथ में एक पेच है कि आपने इशू एट पार किए थे, लेकिन आपने रिडम्पशन प्रीमियम पर करी है। देखो आपने इसका सिंपल सा तरीका समझो, मतलब कि आपने 10 रुपये के तो इशू करे, मतलब मंगवाए आपने 10 रुपये। ठीक है, आपने उनसे तो लिए 10 रुपये, लेकिन जब आपको देने पड़े तब आपको 15 रुपये देने पड़े। तो आपको एक्स्ट्रा जो 5 रुपये का लॉस हुआ है, ये जो आपने 5 रुपये का लॉस हुआ है, आपने इसको चार्ज करना पड़ेगा। ये आपका क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो आपका जो एंट्री बनेगी, आपको वो इसके साथ ही आप डाल सकते हो उस एंट्री को, कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और साथ में रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। प्रीमियम पर आपकी रिडम्पशन हुई है 5% की, 25,000 बनेंगे, 25,000 बनेंगे। देखो सिर्फ 5 रुपये तो एक्स्ट्रा है, तो 5 को आप अपने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो,
5,000 गुना में 5,000 डिवेंचर्स और 5 रुपये का एक्स्ट्रा है, 100 का 5% कर लो, 5 ही रुपये आएगा, तो प्रीमियम आपका 5 रुपये बना, तो कितना आ गया 25,000। तो ये 25,000 का आपका, आप कहाँ से इसको उसको चार्ज करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। उसके बाद आपका आता है, आपने इशू कर दिया, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट के टाइम पे सबसे पहले ड्यू की एंट्री, और कैसे इंटरेस्ट पे कर रहा है वो हाफ ईयरली करते हैं। तो फर्स्ट जो इंटरेस्ट ड्यू होगा 30 सितंबर को होगा। एंट्री बनी हमारी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितने हैं 12% उनकी रेट है, तो आप अपने 12% उनके रेट निकालेंगे हाफ ईयरली ईयर। अब आपके कितने हैं डिवेंचर का अमाउंट है आपका 5 लाख, इसका 12% इंटरेस्ट और क्या है ये हाफ ईयरली है, तो कितना बन गया 6 5 6 30, ये 30,000। तो आपने 30,000 का इंटरेस्ट 30 सितंबर को चार्ज ड्यू करना है, और 30,000 का ही इंटरेस्ट आपने 31 मार्च को ड्यू करना है। तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगी 30,000। अब है टू डिवेंचर अकाउंट और टू TDS। अब TDS की रेट कितनी थी 20%, इसका मतलब आपने जो इंटरेस्ट दिया है उसका 20% आपका क्या है टैक्स में जाएगा, तो इसका 20% कर दो 30,000 का, कितना बनेगा 3 दूनी 6,000। इसका मतलब 6,000 आपका इंटरेस्ट है और 24,000 आपका डिवेंचर होल्डर को आपने देना है। तो आपकी एंट्री बन जाएगी यहाँ पे 30,000, यहाँ 24 और ये 6। उसके बाद आपके डिवेंचर को होल्डर को दोगे, कितने जा रहे हैं डिवेंचर होल्डर के पास 24,000, और 6,000 का TDS की अलग एंट्री, TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक 6। इसके बाद आपने क्या करना है इंटरेस्ट के अमाउंट को P&L से चार्ज करना है, वो आप या तो साल के एंड में कर लेना जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, यहीं भी मत करना वो एंट्री अभी, फिर आपका सेम एंट्री रिपीट होंगी, बस आपकी डेट चेंज हो जाएगी, आपका ये अमाउंट सेम रहेगा। उसके बाद आपकी लास्ट एंट्री जो बनेगी वो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बना था 30 और 30 60,000, ये आपकी होगी लास्ट में एंट्री। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट और ये इलस्ट्रेशन समझ आ गई होंगी। अब हम अपनी जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का एक अलग टॉपिक, एक अलग चैप्टर शुरू अलग है वैसे तो, लेकिन आपका ये टॉपिक इसके अंदर ही इसीलिए डाला गया है क्योंकि जब हम रिडम्पशन करते हैं डिवेंचर की और साथ में उनकी जो इशू है, उनका इशू और रिडम्पशन जब हम इशू करते हैं तो हमें पहले ही उसकी डेट और उसका तरीका रिडम्पशन का डिसाइड करना होता है। तो आपकी एंट्रीज का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए वो रिडम्पशन का एक कंसेप्ट ला के आपको इशू में दिखा रहा है। तो आपके जो ये हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, डिफरेंट केसेस बनेंगे, 6 टाइप्स के केसेस बनेंगे। वो कैसे बनेंगे कि भाई आपने इशू एट पार किया है और रिडम्पशन भी एट पार है। फिर आपका नेक्स्ट केस है डिवेंचर्स की, आपने इशू तो डिस्काउंट पे किया लेकिन रिडम्पशन एट पार करी है, मतलब या तो कुछ भी मतलब कि रिडम्पशन प्रीमियम पर है और उनकी इशू पार पे है, या उल्टा इन दोनों का। तो ऐसे करके हमारे 6 केसेस बनते हैं जिसमें हमारी एंट्रीज़ भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।